नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द ही आ रही है, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला चला रहे हैं। तो आज 9 फरवरी 2021 है। तो आज के कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं वो इस प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व व्यापार संगठन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इवेला रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज का जो है वो इस प्रकार यह है कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ऑप्शन ए 1200 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 16,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 11,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 10,000 करोड़ रुपए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 16,000 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया। इस प्रोत्साहन राशि द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 350 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं ICC खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका ऑप्शन ए निखत जरीन, ऑप्शन बी आशीष चौधरी, ऑप्शन सी कैप्टन हरि सिंह थापा और ऑप्शन डी चंद्र सिंह थापा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैप्टन हरि सिंह थापा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। कैप्टन हरि सिंह थापा का जन्म 14 अगस्त 1932 में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से 1957 तक बॉक्सिंग मिडिलवेट में 7 वर्ष तक लगातार स्वर्ण पदक तथा रक्षा पदक, संग्राम पदक और सेना मेडल सहित विभिन्न पुरस्कार जीतने वाले कैप्टन थापा को उत्तराखंड सरकार ने 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य की महिला वन अधिकारी समिता लेका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेका को
संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहली बार है कि देश के किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। कटक के अथगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पैंगोलिन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने अथगढ़ की खूनी पुन्नी में पैंगोलिन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन ए 31 जुलाई 2022, ऑप्शन बी 31 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 31 जुलाई 2021 और ऑप्शन डी 15 मार्च 2022। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 31 जुलाई 2021। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन के 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? तो इसका ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के साथ ही भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग आवासीय व व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिक कोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 400 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 400 करोड़ रुपए। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गोवा में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि गोवा में देश का मत्स्य पालन केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण शामिल है ताकि मछुआरे अपनी नावों को अपने गांव के पास लंगर डाल सकें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन ए 11.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 9.5% और ऑप्शन डी 7.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10.5%। हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि की दर 2021-22 में 10% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने अपनी पहली मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए हैं।
केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार तथा अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज करना है। इसके अलावा इस आरबीआई के बारे में एक और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। इसके अलावा आरबीआई के जो गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगले प्रश्न की तरफ तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।